बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक फ़ारूक अहमद बवार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है शादी क्या है और बवक्त निकाह किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो शरीयत है शादी के बारे में क्या कहती है और शरीयत में इसका क्या कंसेप्ट है। शरीयत की रोज़ से शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक ऐसा मुआहदा है जो दुल्हा और दुल्हन के माबैन रूबरू गवाहान। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुल्हा और दुल्हन का बालिग होना ज़रूरी है। गवाहान की मौजूदगी में वो अपनी फ्री कंसेंट के साथ, फ्री विल के साथ इजाब व कबूल करते हैं और रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं। इसे शादी कहते हैं। अब शादी की जो है वो एक कंसिडरेशन है, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट की एक कंसिडरेशन है और वो कंसिडरेशन होती है हक महर। अब हक महर जो शादी है उसकी बुनियाद है। हक महर के बगैर शादी का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। हक महर दो किस्म के होते हैं, एक मुअज्जल और एक गैर मुअज्जल। इनिशली जो मुअज्जल का कंसेप्ट था, अगर निकाहनामे में लिखा जाता था, इसका मतलब था अदाशुद, यानी हक महर जो फिक्स हुआ है वो पे हो गया। लेकिन अब जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इससे मुराद, मुअज्जल से मुराद इंदुल तलब है। दुल्हन जब भी चाहेगी तो दुल्हा उसको अदा करने का पाबंद है। और दूसरी जो इसकी किस्म है वो मुअज्जल है। इससे मुराद तब जो है औरत एलिजिबल होती है हक महर के लिए, या मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाए किसी भी वजह से, या दुल्हा की किसी वजह से डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी से अगर उस वक्त तक पे नहीं हुआ तो वो डेफिनेटली जो है एलिजिबल है। उसकी प्रॉपर्टी से सबसे पहले जो उसका हक महर है उसको अदा होगा और बाकी प्रॉपर्टी की जो डिवीजन है, अगर कोई वारसान है पीछे तो उसके मुताबिक होगी, उसके बाद होगी। अब मेरा जो आज का ये टॉपिक लेकर आने का ऑब्जेक्टिव ये था कि निकाह करते वक्त निकाहनामा जब फिल किया जाता है उसमें कुछ चीज़ों को बहुत ख्याल और ध्यान से जो है फिल करना चाहिए, क्योंकि जब निकाह हो रहा होता है और शादी के वक्त दुल्हा और दुल्हन का एतमाद भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और उनकी फैमिलीज़ भी उसी हिसाब से एतमाद कर रही होती हैं। लेकिन इसकी कम्प्लिकेशन जब निकाह हो जाता है, दर्ज होने के बाद जब उनको कॉपी सप्लाइज होती हैं तो उसमें बाज़ बात कुछ निकाहनामों में प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें बदइतमादी जो है शुरू दिन से फिर पैदा हो जाती है। दुल्हन ये क्लेम करती है जी आपने दुल्हा से कि आपने हक महर के शादी की थी, इसमें तो वो दर्ज ही नहीं है। तो इसलिए निकाह करते हुए चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोनों फ्रीकैन को। अब निकाहनामा में 21 कॉलम है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉलम है वो कॉलम नंबर 13 है। अब हक महर वो कंसिडरेशन है जिसकी जो है दुल्हा और दुल्हन जो है रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक होते हैं। अब इसमें कॉलम नंबर 13 में ये स्पेसिफाइड किया जाता है कि जी ये इस दुल्हन का ये हक महर तय हुआ है। इसमें हक महर कैश की शक्ल में हो सकता है, प्रॉपर्टी की शक्ल में हो सकता है, या तलाई ज़ेवरात की शक्ल में हो सकता है। अगर कॉलम नंबर 13 में अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी जो है हक महर किसी की फ़िक्स है और कॉलम नंबर 13 में सिर्फ ये लिखा गया है कि जी 5,000 या 10,000 जो भी हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हक महर कैश अदाशुद, और अगले 14 और 15 कॉलम में अगर हम मेंशन करते हैं जी उसमें प्रॉपर्टी मेंशन कर दी और तलाई ज़ेवर मेंशन कर दिया, तो अब दुल्हन एलिजिबल नहीं है। जो हक महर कैश की शक्ल में है जो कॉलम नंबर 13 में लिखा गया है, तो दुल्हन सिर्फ उसी की एलिजिबल है, उसी की हकदार है। और दुल्हा की जो लाइबिलिटी है वो कॉलम नंबर 13 की हद तक है। इसलिए कॉलम नंबर 13 फिल करते हुए ये ख्याल रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कैश के बाद आपने जो हक महर फिक्स किया है तो उसको और मेंशन करके, यानी 5,000 कैश, इंदुल तलब और तलाई ज़ेवर 2 तोले, 5 तोला या 10 तोला जो भी फिक्स है, और जो प्रॉपर्टी इसके अलावा और, यानी कंटिन्यूटी आपने उस सेंटेंस की पूरी रखनी है। और 2 मरला, 5 मरला, 10 मरला जो भी फिक्स हो उस निकाह का हक महर वो और करके उसके साथ अटैच करें, चाहे वो कॉलम नंबर 13 से 14 और 15 तक ये जो आपकी इबारत है जो हक महर की है और कंटिन्यूटी के साथ आए तो उसका कोई इशू नहीं है।
अब इशू ये है कि अगर पहले कॉलम के अंदर ही आपने सिर्फ कैश की अमाउंट लिख दी या कैश नहीं है, कोई तलाई ज़ेवर है आपने लिख दिए और प्रॉपर्टी नहीं लिखी, वो अगले कॉलम में लिखी है, तो वो अब जो है उसकी हकदारा दुल्हन नहीं है। तो ये 13, 14, 15 और 16 कॉलम इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब कॉलम नंबर 14 क्या कहता है? कॉलम नंबर 14 ये कहता है कि कितना हक महर मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल है। यानी कि जो कॉलम नंबर 13 में फ़िक्स है वो मुअज्जल है, यानी अदाशुद उस पर लिखा हुआ है, या इंदुल तलब लिखा हुआ है उसके ऊपर, या मुअज्जल लिखा हुआ है, तो वो स्पेसिफाइड करना है कॉलम नंबर 14 के अंदर। तो फिर मैं वही उसी बात को कनेक्ट करता हूँ कि कॉलम नंबर 13 में जो हक महर मेंशन करना है वो बहुत ज़रूरी है, और किस तरह करना है वो पहले बता चुका हूँ आपको। अब कॉलम नंबर 15 जो है वो जो है क्या एलेबोरेट करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? आया हक महर का कुछ हिस्सा बावक्त शादी अदा किया गया है। नंबर 16 ये कहता है कि हक महर के किसी हिस्सा के एवज कोई प्रॉपर्टी दी गई है या जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो कितनी दी गई है, और अगर इसकी रकम मुकर्रर की गई है तो वो रकम कितनी है। तो अब देखिए, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉलम नंबर 13 हक महर लिखना है तो कंप्लीट इबारत उसमें लिखें, वरना जो प्रॉपर्टी अब आपने देख लिया कि कॉलम नंबर जो 16 है निकाहनामा का, उसमें अगर प्रॉपर्टी लिखी जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और दुल्हन हकदारा नहीं है वो प्रॉपर्टी लेने की। अगर वो लिखी हुई है कॉलम नंबर 13 के अंदर तो तब वो ले सकती, अगर नहीं लिखी हुई तो कॉलम नंबर 16 का मतलब यही है कि अगर उसमें 1000 कैश अदाशुद लिखा है या 2000 कैश हक महर बतौर अदाशुद लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो घर, ज़मीन ज़राई है या सकनी है, उस 1000 की इब्जी है। अब कोर्ट में अगर जब ये मैटर खुदा न खास्ता किसी का भी पहुंचता है इस तरह का मैटर, तो कोर्ट ने वो फैसला दूल्हा के हक़ में करना है कि देखें जी, आपने तो इसमें हक महर 1000 जो है आप ले चुकी हैं इसमें, तो अब प्रॉपर्टी की तो आप हकदारा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी मिले। तो इसलिए कॉलम नंबर 13 और 16 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है फ्रीकैन को देखना चाहिए कि इसके अंदर जो फिक्स हुआ है क्या वो लिखा जा रहा है, और लिखा जा रहा है तो किस तरह लिखा जा रहा है। कॉलम नंबर 17 से लेके 20 तक जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो शादी की तलाक की सूरत में या कोई ख़र्चा उसमें फ़िक्स किया जाता है, और कोई तलाक का हक़ अगर शौहर तफवीज़ करना चाहता है तो वो भी इन्हीं कॉलम्स के अंदर है। और कॉलम नंबर 21 सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें फ्रीकैन जो है अगर कोई शादीशुदा है तो वो दूल्हा या दुल्हन में से कोई शादीशुदा है तो वो इसमें मेंशन करता है कि जी ये शादीशुदा है दूल्हा या दुल्हन, और उनके कोई पहले बच्चे हैं तो उनकी तादाद और नाम इसमें मेंशन किए जाते हैं। और कॉलम नंबर 21 में जो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो कुंवारा इसमें जो है या मुतलका जो भी है इसमें मेंशन किया जाता है। ये कॉलम नंबर 21 इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि शादी हो गई, निकाह हो गया। अब जैसे ही निकाह हो गया तो अब जिस शख्स का निकाह हुआ है उसको चाहिए कि वो जाके अपने निकाहनामा को रजिस्टर्ड कराए, और पाकिस्तान का जो कानून है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1968 के तहत जो है आप निकाहनामा सेक्शन 5 के तहत अपना निकाहनामा रजिस्टर्ड कराते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर यूनियन कौंसिल की एक से ज़्यादा निकाह रजिस्ट्रार इसमें मुकर्रर किए होते हैं, और लेकिन किसी एक वार्ड के अंदर एक से ज़्यादा निकाह खां जो है वो नहीं होते, सिर्फ एक ही निकाह खां होता है। अब जब निकाह हो गया तो वो निकाह जो है निकाह खां रजिस्टर्ड कराता है यूनियन कौंसिल के अंदर जाके, और यूनियन कौंसिल जो फर्दर जो है उसकी कॉपी सप्लाई कर देती है फ्रीकैन को। भी अगर वेरिफिकेशन निकाह की करना चाहे तो वो जाके यूनियन कौंसिल से किसी भी शख्स का निकाह जो रजिस्टर्ड है उनका वो वहाँ से उसकी मुसद्दका निकलवा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं शादी और जो निकाहनामा जो शराइत दर्ज की जाती हैं उसकी कम्प्लिकेशन के बारे में आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड दे सका हूँगा। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।